हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक। आज हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। अपना चैप्टर चल रहा था कैपिटल बजटिंग, और उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आज का जो कंसेप्ट है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और एक नई चीज़ हम सीखने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर तक हमने काफ़ी कुछ सीख चुके हैं इस चैप्टर में, और बहुत सारी मेथड्स, मतलब एनपीवी, आईआरआर और पीआई रेशियो एंड ऑल, ये सब हमने देखा था। अब कुछ नया सीख लेते हैं ताकि उसके बेसिस पे हम आगे के सम्स जो हैं वो सॉल्व कर सकें। सो द टॉपिक फॉर टुडे इज़ रिप्लेसमेंट डिसीजन। ठीक है, इसकी हम बात करेंगे। ठीक है, अब देखो कैपिटल बजटिंग में ना डिसीजन मेकिंग जब करना होता है तो कुछ चीज़ें होती हैं। एक होता है एक्सपांशन, एक होता है रिप्लेसमेंट। एक्सपांशन का मतलब क्या है कि आपके पास ऑलरेडी, हम बोल सकते हैं कि सेटअप है, मतलब कुछ बिजनेस आपका जो है वो चल रहा है, एंड आप सोच रहे हो कि इसमें और आगे पैसा लगाएं या ना लगाएं, एक्सपांड करें या ना करें। एक वो टाइप का डिसीजन होता है। नो डाउट हम इस टॉपिक में उसकी बात कर नहीं रहे। उसके बाद जो दूसरा टॉपिक है जिसकी हम बात यहाँ पे कर रहे हैं एक्चुअली में, इट इज़ रिप्लेसमेंट डिसीजन। देखो रिप्लेसमेंट डिसीजन है क्या। एक पॉइंट आ जाता है, जैसे आप सपोज एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, मैं रिप्लेसमेंट डिसीजन के लिए कोई भी एक पर्टिकुलर एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपका मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन में ही दुनिया है, मोबाइल फ़ोन में ही हमारी जान बसती है। और आजकल तो मोबाइल फ़ोन नेसेसिटी हो गया है, तो बेचारे घर वाले डांट भी नहीं पाते आपको चैन से कि पूरा दिन फ़ोन में लगे रहते हो, क्योंकि जैसे ही वो डांटते हैं आप यूट्यूब खोल के दिखा देते हो, ये देखो हम क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर वो कुछ बोल नहीं पाते। हाँ, मल्टी स्क्रीन में कुछ और आप टाइम पास कर रहे हो तो बात अलग है। अब देखो मोबाइल फ़ोन जो है आपके पास, जो आप यूज़ कर रहे हो, तो नया नया आपने फ़ोन बाई किया था, अभी उस फ़ोन को 1 साल हो चुका है, उसकी वारंटी ख़त्म हो गई है, नए मॉडल्स मार्केट में आने लग गए हैं। तो पता है क्या होता है, जैसे जैसे फ़ोन पुराना होने लगता है, पुराना इन द सेंस फीचर्स, फ़ोन की स्पीड, स्टोरेज स्पेस, कैमरा, वो सब के टर्म्स में नहीं, नए मॉडल्स आ गए हैं उसके टर्म्स में। ठीक है, तो आपके लिए फ़ोन पुराना होने का वही मतलब है। तो आप क्या बोलते हो घर पे, यार ये फ़ोन है ना, ठीक से काम नहीं कर रहा है, स्लो हो गया है, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, इसमें ये फ़ीचर भी नहीं है, वो फ़ीचर भी नहीं है, तो आप बहाने बनाने लगते हो। फिर आपको चाहिए होता है नया फ़ोन। और कितनी बार ऐसा भी होता है कि जेन्यूनली भी फ़ोन के अंदर प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है, रिपेयरिंग की रिक्वायरमेंट उसको होती है, और बार बार खर्चा आ रहा होता है, फॉर्मेटिंग कराओ ये वो। तो एक पॉइंट पे आपको लगता है कि या तो इसको अब रिपेयर कराएं, या फिर जो है नया फ़ोन परचेज करें। एक डिसीजन हमें लेना होता है। ठीक है, तो उसी डिसीजन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि रिपेयर करें या नया परचेज करें। तो दैट डिसीजन इज़ कॉल्ड रिप्लेसमेंट डिसीजन। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही। तो इसी को हम यहाँ पे थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं कि रिप्लेसमेंट डिसीजन का जो कंसेप्ट है वो किस तरीके से काम करता है। इतना तो समझ में आया आपको। अब कोई भी पर्टिकुलर बिजनेस में, ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है पता है, रिपेयरिंग वाले केस में या परचेज वाले केस में, जब आप एक मोबाइल फ़ोन की बात कर रहे हो या आप अपना फ़ोन ख़रीदने की बात कर रहे हो, तो उसमें आप रैंडमली गिन लेते हो कि क्या करें क्या ना करें। चलो थोड़ा सीरियस एग्जांपल ले लेते हैं, ये तो अपन मस्ती कर रहे थे। सपोज़ आपका टू व्हीलर है, एक्टिवा है आपके पास, एक पॉपुलर व्हीकल है होंडा एक्टिवा। ठीक है, एक एक्टिवा है आपके पास, और मान लो 6 साल पुराना हो गया है। 6 साल तो एक्टिवा चल ही जाता है, 8 साल पुराना हो गया है। ठीक है, 8 साल पुराना एक्टिवा है। अब क्या होता है, सर्विस में जाता है ना, तो थोड़ा खर्चा आ जाता है। मतलब कैसा भाई, समवेयर अराउंड 1500 टू 2000 रुपीज़। जब एक्टिवा लिया था उसकी एवरेज भी अच्छी थी। अब आज की डेट में उसकी एवरेज 30-35 किलोमीटर पर लीटर से ज़्यादा नहीं है। ये सिचुएशन है, और आप थोड़ा उससे बोर हो चुके हो कि यार ये बार बार खर्चा खाती है, 1500-2000 का तो बिल आ जाता है सर्विस का, और एवरेज भी 30-35 किलोमीटर पर लीटर से ज़्यादा है नहीं। इसके सामने नया एक्टिवा लो तो सर्विस का 500 रुपये का खर्चा है, एवरेज देखो तो 50 to 55 है, ऐसा कंपनी बोलती है, और शायद आती भी ऐसा मान लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा कॉस्ट सेविंग होता है, मतलब सर्विस कॉस्ट भी कम, एवरेज भी ज़्यादा। बट ये बोलने की बात है, अगर आप इसके सामने न्यू एक्टिवा परचेज करते हो, तो इतने खर्चे पे आने के लिए आज की डेट में नए एक्टिवा का खर्चा करना पड़ेगा। नया एक्टिवा आएगा इतने अमाउंट का। अब पता है आपकी सोच ये है कि इससे तो अच्छा एक बार नया एक्टिवा ले लो। घर वाले बोलेंगे हाँ बेटा ले लो, 75,000 है आपके पास। ठीक है, फिर वो ये सोचेंगे कि 75,000 रुपीज़ एट अ टाइम
ब्लॉक करने से या लोन लेके उसका ईएमआई भरते रहने से तो बेटर है कि हम हर 2-4 महीने में 1500 का खर्चा कर लें, 50 के बदले 35 की एवरेज आ जाएगी, क्या फ़र्क पड़ेगा। दो आइडियोलॉजी डिफरेंट होती है और घर में इसी बात पे बहस होती है कि भाई कोई बोलता है नया ले लो, कोई बोलता है रिपेयर करा के चलाओ। और जनरली नया लेने की इच्छा अपनी होती है, रिपेयर करवाने की इच्छा पेरेंट्स की होती है, क्योंकि अल्टीमेटली 75,000 तो आप उनके ही लगवाने वाले हो ना, तो बर्डन उनके ऊपर आता है। तो बोलते क्या ज़रूरत पड़ी इतना खर्चा करने की, एंड दे नो कि अननेसेसरीली अभी कोई ज़रूरत नहीं है, एक्टिवा की लाइफ अच्छी खासी है, 2-4 साल निकाल लो, कितना पेट्रोल का खर्चा हो जाएगा, उसके बाद नया ले लेंगे ऐसा। तो ये दो वो जो अप्रोच है ना, वहाँ पे हम घर में जिसके डोमिनियंस है, जो पे करने वाला है, वो अपनी सोच से जो बोलेगा हमें वैसा करना होता है। बट जब बात बिजनेस की आती है ना, तो वहाँ पे ऐसे मन से डिसीजन नहीं लिए जाते कि एक मशीन है 12 साल पुरानी हो चुकी है, अभी इसमें रिपेयरिंग कॉस्ट अच्छा खासा आता है, तो इसको कंटिन्यू करें या इसको बेच के नई मशीन ले लें। अगर ऐसा कुछ कैलकुलेशन हो तो हम बिना गिने ऐसा डिसीजन लें, वो फिजिबल नहीं है। कहीं ना कहीं आप गलत डिसीजन ले बैठोगे, आपका ज़्यादा खर्चा हो जाएगा और आपको ये चीज़ रियलाइज़ भी नहीं होगी। इसीलिए जब हम बिजनेस में रिप्लेसमेंट डिसीजन लेते हैं तो हम हर एंगल से सोचते हैं। मतलब कैसा होगा, जैसे एक्टिवा की बात हम कर रहे थे ना, तो एक्टिवा के केस में भी अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो आप ये देखोगे, मुझे अगर कैलकुलेट करना होगा ना तो मैं क्या चीज़ें देखूंगा वो भी समझो। कुछ पॉइंट्स तो आपके भी दिमाग में आ रहे होंगे। पहले मैं ये देखूंगा कि जो न्यू एक्टिवा है उसका कॉस्ट कितना है। तो भाई 75,000 का नया एक्टिवा आता है, इतना प्राइस है अभी। अच्छा, फिर मैंने ये सोचा कि यार ओल्ड एक्टिवा जो है उसको सेल करूँगा तो उसका भी कुछ ना कुछ वैल्यू तो आएगा। तो मैं पता करूँगा गैरेज वाले के पास जाके, कभी मुझे बता इसको अगर बेचना है तो कितना पैसा आएगा। उसने बोला इसका 20,000 रुपये आ जाएगा। मैंने तुरंत दिमाग लगा लिया कि मुझे 55,000 ही तो पॉकेट से डालने हैं, बाकी के पैसे तो ये दे ही रहा है ना। तो मुझे ये पता चल गया कि आज मेरा खर्चा 75 नहीं है, 55 है। अब मैं घर वालों को जाके बोल सकता हूँ कि अब देखो आपका बर्डन कम हो चुका है, ये भी सोचो आप, ठीक है। अच्छा, फिर मैं ये भी सोचूंगा कि जो ओल्ड एक्टिवा है मेरा, उसकी एवरेज है 30 किलोमीटर पर लीटर, और जो न्यू एक्टिवा है कंपनी 55 बोलती है, तो 50 किलोमीटर तो चलो देगी, ऐसा मान लेते हैं अपने, 2-5 किलोमीटर इधर उधर वो तो होता ही है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि ओल्ड से न्यू पे शिफ्ट होने से मेरा सेविंग्स भी तो हो रहा है, सेविंग्स इन पेट्रोल कॉस्ट। अब कितना सेविंग हो रहा है, तो आपने बोला सर 20 किलोमीटर पर लीटर ज़्यादा चलती है, वो तो मुझे भी दिख रहा है, लेकिन आगे और कैलकुलेशन भी तो करना पड़ेगा। पहले जो है मैं ये पता करूँगा कि मेरा मंथली यूजेज कितना है। सपोज़ मेरा मंथली जो यूज़ है पेट्रोल का या जो एक्टिवा का मैं यूज़ करता हूँ मंथली, इट इज़ 1500 किलोमीटर, ऐसा मैं गिन रहा हूँ। तो मैंने ये गिना कि भाई 30 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से मुझे पेट्रोल का खर्चा अप्रॉक्स 3 रुपये पर किलोमीटर पड़ रहा है, ऐसा मान लेते। चलो ऐसा एग्जैक्ट अमाउंट तो नहीं मैं बता रहा हूँ, वो फिर पैसे में आ जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। पेट्रोल का प्राइस 80 रुपीज़ है, उसमें 30 किलोमीटर चलती है तो 2.67 मैंने राउंड ऑफ करके 3 कर दिया। और यहाँ पे 50 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से अगेन अप्रॉक्स मैं 2 रुपये लीटर ले लेता हूँ, एग्जैक्ट नहीं है, रफ कैलकुलेशन है। तो मैं ये देखूंगा कि अगर मैं नया एक्टिवा लेता हूँ तो बिकॉज ऑफ एवरेज मैं 1 रुपया जो है वो, सॉरी ये किलोमीटर था, पर लीटर नहीं था, 3 रुपये पर किलोमीटर का कॉस्ट है। हर एक किलोमीटर पे मैं 1 रुपया बचा सकता हूँ, ये पॉसिबिलिटी है। तो मेरा जो मंथली यूज़ है ना, उसके हिसाब से हर महीने का जो मेरा पेट्रोल का खर्चा है उसमें 1500 रुपये का रिडक्शन, मतलब सेविंग्स। तीसरी चीज़ जो सर्विस है, सर्विस कॉस्ट। सर्विस कॉस्ट में मैंने देखा कि ओल्ड एक्टिवा 1500 से 2000 का खर्चा खा रही थी। न्यू एक्टिवा में पहले तो फ्री सर्विस आएगी, तीन सर्विस फ्री, तो पहला साल तो उसी में निकल जाएगा। उसके बाद भी जो सर्विस कॉस्ट आएगा ना, वो 500 रुपये से ज़्यादा नहीं आने वाला। तो एवरी सर्विस पे मैं ऑन एन एवरेज गिन सकते हैं 1200 से 1500 रुपये तो बचा ही लूँगा, ये मेरा सेविंग्स हो जाएगा। अब साल में हम 4 बार सपोज़ सर्विस कराते हैं, तो 1500 × 4 करूँगा
तो यहाँ पे मेरा समवेयर 6000 या 5000 to 6000 रुपीज़ का सर्विस कॉस्ट में सेविंग हो जाएगा। तो ये हमने कैलकुलेट किया। अब जब मैं ये सारा कैलकुलेशन बिठाऊंगा तो मेरा कंपैरिजन होगा कि आज एक एक्टिवा ख़रीदने के लिए मुझे 55,000 रुपये नेट खर्च करने पड़ रहे हैं, और उसके सामने मैं हर महीने 1500 रुपये का सेविंग्स करूँगा पेट्रोल कॉस्ट में। और इसको अगर हम 12 महीने से मल्टीप्लाई करें, एक साल में ही 18,000 रुपये तो मेरा सेविंग्स हो जाएगा पर एनम सेविंग्स ऑफ पेट्रोल, प्लस सर्विस का भी मेरा 6,000 रुपये सेविंग्स हो जाएगा एक साल में, सेविंग्स इन सर्विस। और पहले साल की तो सर्विस फ्री है, मतलब अगर आप पहले साल का गिन रहे हो ना तो आपका पूरा वो जो 2,000 रुपये लग जाता था ना वो पूरा बचने वाला है। तो पहले साल में ही मेरा 8,000 रुपये तो सर्विस का बच गया। तो ये कहीं ना कहीं कैलकुलेशन आपके दिमाग में आएगा। इन शॉर्ट 26,000 रुपये ये दोनों मिला के रिकवर हो गए। तो 55,000 डाल के 26,000 का हम सेविंग्स कर रहे हैं। तो जो डिफरेंस का अमाउंट है ऐसे रफली गिन सकते हैं, अभी इंटरेस्ट कॉस्ट और उस सब पे मैं जा ही नहीं रहा हूँ, लेकिन इतना तो खर्चा मुझे सिर्फ नेट ऑफ करना है। या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो इनिशियल एक्सपेंस है वो कहीं ना कहीं एक साल में इतना रिकवर हो जाएगा। फिर जब मैं सेकेंड ईयर से गिनूंगा तो अगेन मेरा पेट्रोल में तो 18,000 का सेविंग जो है वो हो ही रहा है, और प्लस सर्विस में भी समझो मेरा 5,000 का सेविंग हो रहा है। तो 23,000 रुपीज़ तो मैं सेकेंड ईयर में भी बचा लूँगा। 29 तक तो आ गया था और 23 का सेविंग हो गया। अब तो सिर्फ 6,000 वसूलने बाकी है। तो तीसरे साल में आते ही 2-4 महीने में वसूल हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं मैंने घर वालों को ये बोला कि देखो, अगर आप अभी 55,000 डाल भी रहे हो ना, हम कहीं ना कहीं ये पैसा 2.5 साल के अंदर रिकवर कर सकते हैं। तो 2.5 साल तो एक्टिवा चलता ही है। नया एक्टिवा लूँगा तो उसकी लाइफ भी तो कम से कम 8 से 10 साल तो मिनिमम होगी, शायद ज़्यादा भी होगी। ठीक है, तो 2.5 साल में ही हमारा पूरा इन्वेस्टमेंट जो है सेविंग्स करके रिकवर हो जाएगा। तो क्या प्रॉब्लम है नया एक्टिवा ख़रीदने में, फाइनेंशियली तो फ़ायदा ही है ना। ऐसे करके हम जब कैलकुलेशन करते हैं फिर जो डिसीजन आता है, दैट डिसीजन इज़ एन अप्रोप्रिएट डिसीजन, कैलकुलेटिव डिसीजन, और उसके बेसिस पे ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा एक और भी एग्जांपल ले सकते हैं। मैं पूरा टाइम दे रहा हूँ आपको सोचने का, कोई टेंशन नहीं है। लास्ट ईयर ना मुझे एक कार परचेज़ करनी थी। ठीक है, अब मेरे पास ऑप्शन था पेट्रोल, डीजल, ये दो ऑप्शन होते थे। आजकल एक तीसरा ऑप्शन आ गया है, बेस्ट ऑप्शन, इलेक्ट्रिक व्हीकल। तब इलेक्ट्रिक व्हीकल 2019 में डेवलपिंग था काफ़ी, और इतने मॉडल्स आए नहीं थे। एक या दो गाड़ियों में इलेक्ट्रिक मॉडल आने लगे थे। टाटा ने निकाली थी टिगोर करके कार है, और एक आध और मॉडल आया था कोई कंपनी में, बाकी मेजॉरिटी पेट्रोल डीजल। अब ईवी कार्स काफ़ी आने लगी है। टाटा वाला सबसे पहले ईवी कार्स लॉन्च कर रहा है, और एमजी मोटर्स जो है ZS EV उन्होंने भी लॉन्च की है। Hyundai ने लॉन्च कर दी है, बट थोड़ी कॉस्टली है। तो वो डेवलपिंग है, मतलब मैं अगली गाड़ी लूँगा तब तक शायद EV विल बी अ कॉमन थिंग, क्योंकि चार्जिंग स्टेशन एंड ऑल सब कुछ लग जाएगा। तो यहाँ पे ये एक ऑप्शन मेरे पास था कि मुझे गाड़ी खरीदनी है तो मैं पेट्रोल वेरिएंट लूँ या डीजल वेरिएंट। अब इसमें मैं कैसे सोचूंगा या आप कैसे सोचोगे, आप बहुत सिंपल वे में इसको समझ सकते हो। जैसे पेट्रोल की जो कार है, जो भी मॉडल मैं देख रहा था, तो उसमें उसका जो प्राइस था वो था 9 लाख रुपीज़, और उसी में डीजल वेरिएंट जो था सेम फीचर्स के साथ, गाड़ी का वो फीचर्स वेरिएंट सेम था, सिर्फ पेट्रोल और डीजल इंजन, उसमें उसका प्राइस था अराउंड 10 लाख रुपीज़। मैंने ये देखा कि यार मैं डीजल गाड़ी अगर लेता हूँ, मेरा सीधा सीधा 1 लाख रुपए खर्चा बढ़ गया, और मैं तो लोन ले रहा हूँ, मतलब उस 1 लाख पे कहीं ना कहीं मेरा इंटरेस्ट भी जा रहा है एट 9% पर एनम फॉर 4 ईयर्स। 4 साल का मैंने लोन लेना था। अब 1 लाख रुपए में एक्स्ट्रा डाल तो रहा हूँ, क्या फ़र्क है पेट्रोल गाड़ी और डीजल गाड़ी में? बोले सर माइलेज। अच्छा, मैंने बोला कितना फ़र्क है? अब एक्चुअली में जो गाड़ी थी, पेट्रोल में सिटी में 10 किलोमीटर चलती है 1 लीटर में, डीजल वाली कितना चल जाएगी? 13 किलोमीटर पर लीटर, इससे ज़्यादा तो एवरेज देने वाली नहीं। ठीक है, आगे
अब देखो, मैं ये देखूंगा यहाँ पे कि जो कार की माइलेज है, जो मेन हमारे लिए मैटर होता है, ठीक है, वो मतलब पेट्रोल वाले केस में 10 रुपीज़ 10 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज आ रही है, डीजल में 13 किलोमीटर आ जाएगी सिटी में। तो मुझे दिख रहा है कि 3 किलोमीटर पर लीटर गाड़ी ज़्यादा चलेगी या 30% ज़्यादा माइलेज दे रही है, तो मेरा पेट्रोल का जो खर्चा है वो डीजल वेरिएंट लेने से 30% सेव हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि मेरी गाड़ी का यूज़ कितना है। मैं डायरेक्टली डिसाइड नहीं कर सकता कि हाँ इसमें तो अच्छा है ना, डीजल वाले में कितनी अच्छी एवरेज, 30% एक्स्ट्रा ले लो। अरे भाई, 1 लाख रुपए जो है वो आप लगा रहे हो, प्लस उस पर इंटरेस्ट भी बेयर कर रहे हो। चलो रफ अमाउंट कुछ होगा कि 1,25,000 आपका एडिशनल कॉस्ट लग रहा है विद इंटरेस्ट। आपको पहले ये देखना है कि 1,25,000 रिकवर करने में आपको कितना टाइम लगेगा। मैंने देखा कि मेरा जो महीने का गाड़ी का यूजेज है ना, महीने का, वो 500 किलोमीटर्स है, ज़्यादा डिस्टेंस होता नहीं है। ऑफिस पास में है, क्लास पास में है, मेरा गाड़ी डेली निकलती भी नहीं है, तो 500 किलोमीटर्स पर मंथ, इतना मेरा यूजेज है। अब अगर मैं 10 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से गिन रहा हूँ आज की डेट में पेट्रोल का जो प्राइस है, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे जो है 1 किलोमीटर का जो कॉस्ट पड़ रहा है, इट इज़ ₹8 अप्रॉक्सीमेटली। और डीजल का प्राइस भी 2-4 रुपये कम होगा, ज़्यादा फ़र्क तो है नहीं। मैं 78 ले रहा हूँ, डिवाइड बाई 13, तो ये आ रहा है ₹6 पर किलोमीटर। तो मैंने देखा कि 1 किलोमीटर का 2 रुपया बचा रहा हूँ, 2 रुपया, ठीक है। तो मेरे महीने के यूज़ के हिसाब से मंथली 1000 रुपीज़ का मेरा सेविंग होगा, ठीक है, सिर्फ 1000 रुपीज़। और मुझे रिकवर कितना करना है, 1,25,000। ऐसे मैंने गिना तो पूरे साल में मैं 12,000 रुपये सेव कर लूँगा। अब आप ही सोचो, लगभग 10 साल मुझे लग जाएंगे, तब जाके भी मेरा ब्रेक इवन नहीं आने वाला, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो रही है। तो इन शॉर्ट ऐसा है, अगर मैं पेट्रोल वेरिएंट लेता हूँ और 2 रुपये पर किलोमीटर का कॉस्ट ज़्यादा भी आता है, तो भी ये जो अमाउंट है ना, 1,25,000 रुपये, ये मेरे हाथ में है। मैं इससे अगले 10 साल का पेट्रोल भरा सकता हूँ। या सपोज़ मेरी यूजेज बढ़ भी जाती है, तो 8 साल तो कम से कम मैं उसी पैसों में से पेट्रोल भरवा लूँगा। और एक गाड़ी 8-10 साल के बाद क्या पता मैं उसको रखता भी हूँ या नहीं। तो अगर मैं 10 साल गाड़ी यूज़ करने के बाद सपोज़ बेच देता हूँ, तो ब्रेक इवन ही आ गया ना। फिर पेट्रोल या डीजल लिया क्या फ़र्क पड़ा। अच्छा, डीजल इंजन पोल्यूशन ज़्यादा क्रिएट करता है, डीजल इंजन साउंड ज़्यादा क्रिएट करता है, नॉइजी होता है। प्लस एक बार डीजल इंजन पुराना होने लगता है तो उसका जो खर्चा है इंजन का, रिपेयरिंग का, सर्विसिंग का, वो कॉस्ट बढ़ता जाता है। पेट्रोल में ऐसा नहीं होता है, गाड़ी का साउंड कम रहता है, गाड़ी की वाइब्रेशन और स्मूथनेस में बेटर इंप्रूवमेंट रहती है कंपेरेटिवली, और मेंटेनेंस कॉस्ट कम आता है। तो ये सारी चीज़ें एनालिसिस करके मैंने ये डिसीजन लिया कि भाई मुझे पेट्रोल वर्जन लेना चाहिए। अच्छा, डीजल वैसे भी गवर्नमेंट ने बीच में बोला था डीजल गाड़ियाँ बंद कर देंगे, ये वो। आज अगर मैं डीजल गाड़ी खरीद लेता और 10 साल के बाद डीजल गाड़ियाँ बंद ही हो जाती, 10 साल तो बहुत बड़ा टर्म हो गया ना। आजकल तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं, डीजल की कौन वैल्यू देगा, कौन खरीदेगा। तो पेट्रोल गाड़ी तो बेटर हुई ना कंपेरेटिवली। तो मैंने वो सारी चीज़ों को ध्यान में रख के एक डिसीजन पे आया। तो हम जब एक बिजनेस में डिसीजन ले रहे हैं, तो वहाँ पे कार, बाइक, व्हीकल, मोबाइल नहीं होगा, वहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी होगी। तो उसमें भी हमें एक पॉइंट पे ये डिसाइड करना पड़ेगा कि इसको रिपेयर करवाएं या इसको रिप्लेस करें। तो वहाँ पे हम कैसे देखेंगे कि अगर रिपेयरिंग करवानी है तो कितना खर्चा लग रहा है, कितनी बार रिपेयरिंग कराना पड़ता है। अगर रिप्लेस करके बाई कर लेते हैं न्यू मशीन, तो उसमें हमारा इनिशियल कॉस्ट कितना लगेगा, उसमें हमारा सेविंग्स कितना होगा, नेट इफ़ेक्ट किस चीज़ का हायर होगा, कॉस्ट का या सेविंग्स का। इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के हम कंक्लूजन पे आएंगे। अब पता है क्या होता है, इतनी सारी चीज़ें एक साथ सोचनी है तो फिर बंदा दिमाग कैसे लगाए। मेन प्रॉब्लम वो है कि मैं क्या क्या एक साथ कैलकुलेट करूँ। तो कुछ फॉर्मेट है, कोई तरीका है सॉल्व करने का, तो हमें यहाँ पे वो तरीके को समझना है कि कैसे ऐसे सम्स को अप्रोच करते हैं। तो रिप्लेसमेंट डिसीजन का जो क्वेश्चन है उसको आपको अप्रोच कैसे करना है। एक चीज़ तो याद ये रखना कि यहाँ पे जो हम अप्रोच फॉलो करते हैं उसको बोलते हैं इंक्रीमेंटल अप्रोच। इंक्रीमेंटल अप्रोच दैट इज़ न्यू
माइनस ओल्ड, न्यू माइनस ओल्ड, ठीक है। मतलब पुराने से नए पे शिफ्ट होने से क्या चेंज आ रहा है, कितना कॉस्ट बढ़ रहा है, कितना सेविंग्स हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें हमें समझनी होती है और फिर सॉल्व करना होता है। अब इसमें जो सम आएगा, जो क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन को आपको 3 फेजेस में डिवाइड कर देना है। एक इनिशियल कैश आउटफ्लो, ये फर्स्ट पार्ट है। इनिशियल कैश आउटफ्लो में हम उन चीज़ों पे फोकस करेंगे कि आज एक मशीन को रिप्लेस करते हैं, पुराना एक्टिवा बेच के नया एक्टिवा ख़रीदते हैं, तो कितना पैसा लगेगा और कितना सैल्वेज वैल्यू आएगा पुराने एक्टिवा को बेच के, वो सब हमें वहाँ पे देखना होता है। यहाँ पे ऑपरेटिंग कैश फ्लोज पार्ट बी, ये पर एनम बेसिस पे भी हम गिन सकते हैं। प्रोजेक्ट या मशीन की जितनी लाइफ है, हर साल कुछ सेविंग्स होंगी, हर साल कुछ खर्चे बढ़ेंगे। जब पुरानी मशीन से नई मशीन पे शिफ्ट करोगे तो ज़रूरी नहीं है कि सेविंग ही सेविंग होगी, हो सकता है खर्चा भी हो रहा। तो दोनों को हमें कंसिडर करके जो भी उसका इम्पैक्ट होगा वो यहाँ पे कंसिडर करना है। और डेप्रिसिएशन को लेके भी जो कैलकुलेशन होता है ना, वो भी यहीं पे आता है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन ट्रीटमेंट या इफ़ेक्ट। ये लास्ट पार्ट है इसका, इसको हम बोलते हैं टर्मिनल कैश फ्लो। मतलब अगर आज पुरानी मशीन कंटिन्यू करते तो उसको सेल करके बेच के कुछ सैल्वेज वैल्यू, भंगार के भाव में कुछ तो आता, और उसके बदले हमने नई मशीन खरीद ली, रिप्लेस कर दी, तो नई मशीन को बेच के भी कुछ ना कुछ सैल्वेज वैल्यू आएगा। क्लियर हो रहा है? तो उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है यहाँ पे कैश फ्लोज पे, इंक्रीमेंटल अप्रोच के हिसाब से, वो हमें देखना है। तो पहले तो मैंने पूरे क्वेश्चन को ये 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब इन 3 पार्ट्स में क्या क्या लिखते हैं हम, वो देखने वाले हैं। तो एक एक करके वो भी देख लेते हैं। चलो, सबसे पहला पार्ट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट बोलो या फिर इनिशियल कैश आउटफ्लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। प्रेजेंट कैसे करना है, कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन या असेट लेस आफ्टर टैक्स सैल्वेज वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो अमाउंट आया वो यहाँ पे लिख दो। नई मशीन खरीदने का खर्चा, जैसे वो एक्टिवा नहीं खरीदा था 75,000 का, पुरानी मशीन बेच के 20,000 रुपये आ गए। अच्छा, अगर ये 20,000 रुपये पे कुछ टैक्स देना पड़े, कैपिटल गेन, पीजीबीपी, किसी भी हेड में, तो वो उसका इफ़ेक्ट भी दे दो। तो आफ्टर टैक्स हमारे हाथ में जो बचने वाला है ना, वो हमारा इनफ्लो है। तो फिर हमने देखा कि भाई डिफरेंस का अमाउंट 55,000 रुपये हमें देना है आज, यही गिना था। अगर इसमें और कुछ पॉइंट ऐड करना भी हो कि सर और कुछ आता है क्या इस पार्ट में, तो एक पॉइंट आ सकता है इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है उसमें कितना इंक्रीज़ हुआ। वर्किंग कैपिटल मतलब मशीन को चलाने के लिए जो खर्चा, जो पैसा हाथ में रखना पड़ता है वो। तो पुरानी मशीन में भी तो कुछ ना कुछ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट रहता ही होगा, और न्यू मशीन में अगर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ गया है तो इन दोनों का डिफरेंस हमें लेना है, और वो रिक्वायरमेंट है, खर्चा है, आउटफ्लो है, तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ऐसे करके हमें पार्ट ए का टोटल मिल जाएगा कि कितना इनिशियल आउटफ्लो है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। तो इस तरीके से ही आपको पार्ट ए को सॉल्व करना है। अभी फॉर्मेट बता रहा हूँ, फिर मैं आपको आगे इसका सम बताऊँगा, तो एप्लीकेशन भी देखेंगे। पार्ट बी, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, मैं शॉर्ट में ही लिखूँगा, आपको ध्यान रखना है, बार बार पूरा पूरा नहीं लिखूँगा। यहाँ पे हमें ये देखना है इंक्रीमेंटल
सेविंग्स, पुरानी मशीन से न्यू मशीन पे शिफ्ट होने से कहाँ कहाँ कौन से डिपार्टमेंट में बचत हो रही है। ज़रूरी नहीं है हर डिपार्टमेंट में बचत हो, कहीं खर्चा भी बढ़ रहा होगा। इंक्रीमेंटल कॉस्ट या एक्सपेंसेस ये लेस हो जाएंगे, जो अमाउंट आएगा। फिर लेस इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन, नई मशीन महंगी होती है, डेप्री का खर्चा जनरली बढ़ता है, ये लेस कर दो। ये जो है ये आपका आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और वो भी पर एनम। फिर इसमें से टैक्स माइनस कर दो, ठीक है, ये लेस कर दो। अब आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये भी पर एनम। अब हमें पता है कि हमें CFAT पे काम करना होता है, तो हम क्या करेंगे, जो डेप्री लेस किया था ना वही डेप्रीसिएशन वापस ऐड बैक कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा CFAT पर एनम, ठीक है, कैश फ्लो आफ्टर टैक्सेस बट ऑन पर एनम बेसिस। अब ये तो 1 साल का है, सपोज़ मेरा मशीन जो है उसकी लाइफ 5 साल है, तो ऐसा फ़ायदा तो मुझे 5 साल तक होगा ना, ऐसा कैश इनफ्लो तो 5 ईयर्स तक आएगा। इसको आगे कंटिन्यू करना है। CFAT पर एनम इंटू PVFA, जितने भी परसेंट है, सपोज 10% रेट है और 5 ईयर्स मशीन की लाइफ है, इंटू PVFA। इससे हमें मिल जाएगी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑपरेशनल कैश फ्लोज। ये जो अमाउंट आएगा इसको अपने बोलेंगे पार्ट बी, ठीक है। अब तीसरा पार्ट है, इसको बोलेंगे टर्मिनल कैश फ्लोज। बहुत सिंपल, सैल्वेज वैल्यू, इसमें ध्यान रखना सैल्वेज वैल्यू अगर मैं बोल रहा हूँ तो इट इज़ आफ्टर टैक्स सैल्वेज वैल्यू ऑफ न्यू प्लांट एंड मशीनरी लेस आफ्टर टैक्स सैल्वेज वैल्यू ऑफ ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। ये अमाउंट आ जाएगा, तो टर्मिनल कैश इनफ्लो प्लस जो वर्किंग कैपिटल के लिए आपका अमाउंट ब्लॉक हुआ था वो वापस रिलीज़ भी तो हो जाएगा। बिजनेस बन, मशीन बेच दी, तो वर्किंग कैपिटल अब थोड़ी लगता रहेगा, तो वर्किंग कैपिटल रिकवर्ड, ठीक है, ये भी ऐड कर दो, इसमें प्लस कर दो। फाइनली जो अमाउंट आया, दिस इज़ योर पार्ट सी, दैट इज़ टर्मिनल कैश फ्लो। क्लियर? तो ऐसे करके हमें तीनों पार्ट्स मिल जाएंगे। एक बार तीनों पार्ट्स मिल गए, अब हमें चाहिए डिसीजन के लिए कुछ वैल्यू, जिसके बेसिस पे मैं डिसाइड कर सकूं कि ये तीनों पार्ट से मुझे मिला क्या, मतलब नेट फ़ायदा हो रहा है या नेट नुकसान, जिसको बोलते हैं ना NPV। देखो, पार्ट बी ऑपरेटिंग कैश फ्लो इनफ्लो है, पार्ट सी टर्मिनल कैश फ्लो भी इनफ्लो है, लेकिन पार्ट ए इनिशियल कैश आउटफ्लो है। तो इनफ्लोज का टोटल माइनस आउटफ्लो, अगर ये अमाउंट पॉजिटिव आता है तो इट शोज दैट रिप्लेसमेंट शुड बी डन, और अगर ये अमाउंट नेगेटिव आता है तो फिर डू नॉट रिप्लेस द असेट। आया समझ में? इस तरीके से कैलकुलेशन हमें करना है। तो आई होप यहाँ तक आपको एक फॉर्मेट तो पता चला होगा। मेरा इंटेंशन यहाँ पे इस लेक्चर में आपको सिर्फ फॉर्मेट समझाने का ही था। अब इसके जो सम्स हैं वो हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन आप पहले इसका फॉर्मेट एक बार लिख के प्रैक्टिस कर लो, थोड़ी सी उस पर ग्रिप आ जाए, फिर आगे का कैलकुलेशन समझने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।